आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर यही सपना पूरा करने के लिए गलत रास्तों को चुन लिया जाए तो अंजाम बहुत ही बुरा होता है। आज मैं आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे अंजाम दिया था एक ऐसे मास्टरमाइंड शख्स ने जिसका सपना था रातों रात अमीर बन जाने का। तारीख 19 जून 2011, इंदौर शहर का एक पोस्ट इलाका श्रीनगर, जहां पर एक ही घर के अंदर 3 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये एक ऐसी घटना थी जिसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट का नाम दिया गया था। इसके साथ ही ये देश का पहला ऐसा केस बना जिसके अंदर महिला को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। साथ ही इस केस में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए जिसके ऊपर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था। आखिर कौन था ये शख्स जिसने अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक ही परिवार की पूरी पीढ़ी ख़त्म कर दी थी? आखिर क्या है इस पूरे ट्रिपल मर्डर की कहानी? आगे क्या कुछ हुआ है इस केस में, ये जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत है। ये कहानी है इंदौर में रह रही 42 साल की मेघा पांडे की। मेघा पांडे एक वर्किंग वूमेन थी और वो एक MLM कंपनी के लिए काम किया करती थी। MLM कंपनी यानी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होती है जिसके अंदर मेंबर जोड़े जाते हैं। जो जितने ज़्यादा मेंबर जुड़ते हैं उतनी ज़्यादा उसकी इनकम होती है। मेघा इंदौर के इस शहर में अपनी बेटी अश्लेषा 21 साल और माँ रोहिणी 70 साल के साथ रहा करती थी। मेघा के पति एक बैंक में मैनेजर थे, इसलिए वो दूसरे शहर में रहा करते थे। मेघा देश पांडे अपने परिवार को लेकर कुछ समय पहले ही उज्जैन से इस शहर में आई थी। इसके साथ ही मेघा देश पांडे को कीमती ज्वेलरी पहनने का बेहद शौक था, इसलिए वो जहाँ भी जाती थी तो अपने कीमती गहने पहनकर ही बाहर निकला करती थी। एक दिन मेघा उन्हीं कीमती जेवर को पहनकर शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल के लिए जाती है। शॉपिंग मॉल में जाती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ होती है। लोग शॉपिंग करने आए हुए होते हैं, घूमने के लिए आए हुए होते हैं वहाँ लोग। इसी भीड़ में मेघा का टकराव एक 23 साल की लड़की नेहा वर्मा से टकराव होता है और उसका कुछ सामान शॉपिंग का जो उसके हाथ में होता है वो नीचे गिर जाता है, तो नेहा वर्मा उसे उठाकर देती है। नेहा वर्मा 23 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और वो खूबसूरत के साथ साथ एक बाई नेचर भी, उसका एक फ्रेंडली नेचर था। वो बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती किया करती थी और बहुत टॉकेटिव थी। उसने वहाँ मेघा से बातचीत की तो उसी बातचीत के दौरान उनकी एक छोटी सी मुलाकात में एक छोटी सी दोस्ती हो जाती है। इधर नेहा का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रोहित था और जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। नेहा का बॉयफ्रेंड और नेहा आपस में बहुत एक दूसरे को पसंद किया करते थे और वो एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे और उसी प्यार के चलते वो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन दोनों ही बहुत ही गंभीर हालत के अंदर थे, मतलब दोनों की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब थी। नेहा के पिता एक वैन चालक थे, इस वजह से उनके घर में पैसों का बहुत ज़्यादा अभाव रहता था। इसके साथ ही नेहा और उसके बॉयफ्रेंड की एक ख़ास बात ये भी थी कि उन दोनों के जो नेचर थे, जो उनके अरमान थे, वो बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों ही रातों रात अमीर बनने के सपने देखते रहते थे और उस सपने को स्वीकार करने के लिए अलग अलग प्लान जो है बनाते रहते थे, अलग अलग प्लानिंगें करते रहते थे। नेहा हमेशा मेघा को कॉल करती थी उसके बिजनेस के बारे में जानने के लिए। वो जानना चाहती थी आखिर मेघा देश पांडे जो है उसका बिजनेस करने का तरीका क्या है और वो इतना ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करके रखती है, इतनी सारी ज्वेलरी है उसके पास, दिखने में बहुत ज़्यादा अमीर लगती है। तो उसने लगता है कि इस वाले बिजनेस से, जो MLM का जो बिज़नेस है, उसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। तो वो भी चाहती थी कि वो शायद मेघा पांडे उसको अपने बिजनेस के बारे में बताए और वो भी उसकी तरह ही जो है मतलब पैसा इकट्ठा कर सके। तो एक दिन क्या होता है कि नेहा वर्मा जो है वो मेघा से कहती है कि मैं भी आपके साथ ज्वाइन होना चाहती हूँ ये आपकी कंपनी के अंदर। तो मेघा दूसरे दिन उसको फ़ोन कर कर अपने यहाँ बुलाती है घर पे। तो नेहा वर्मा जाती है, उसके घर पर जाने के बाद कुछ देर ठहरने के बाद वो वहाँ से वापस चली जाती है। नेहा वर्मा जब वहाँ से चली जाती है तो उसके मेघा जो देश पांडे है उसके घर के पास एक महिला थी, वो वहाँ से गुजर रही थी। तो उसने देखा कि मेघा पांडे का घर तो बंद है, लेकिन उसके घर के जो बाहर है वो वहाँ पर कुछ खून के धब्बे बने हुए हैं, जिसके जो पैरों के निशान के खून के धब्बे हैं, और वो वहाँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो वहाँ मकान मालिक को आवाज़ देती है, उसे बुलाती है। मौके पर मकान मालिक भी पहुँच जाता है, वो भी देखकर बड़ा हैरान रह जाता है आखिर ये खून के धब्बे किस तरह के हैं। वो मेघा देश पांडे को आवाज़ लगाता है वहाँ से बाहर से, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। ना ही कोई रेस्पॉन्स आता है, ना ही कोई गेट खोलता है। तो वहाँ बराबर में एक खिड़की होती है, वो उस खिड़की में झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही उसको उस खिड़की में झांकता है तो उसकी चीख निकलने लगती है, वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है।
क्योंकि घर के अंदर का जो नज़ारा था वो बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महिलाओं के जो है लाशें पड़ी थी, और उन लाशों को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, कॉल करता है पुलिस को। वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बहुत ज़्यादा रश वहाँ पर हो जाता है। पुलिस जब उसका कमरा खोलती है, गेट खोलकर देखती है, तो पुलिस का दिल भी पसीज जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 3 महिलाओं की बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिसमें माँ, बेटी और नानी तीनों ही शामिल थे। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और सबूतों की छानबीन स्टार्ट कर देती है। तो वहाँ पर पुलिस को सबूत के तौर पे 2 बुलेट मिलती हैं, यानी बुलेट के जो खोल होते हैं वो मिलते हैं। तो वहाँ वो देखते हैं कि इस कमरे के अंदर 2 गोली चली हैं। बाकी जब वो छानबीन करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि गोली तो 2 चली हैं, लेकिन गोली जो लगी है वो सिर्फ मेघा देशपांडे के लगी है। बाकी जो उसकी माँ थी, उसकी जो लड़की है, उसको तो चाकुओं से बुरी तरीके से छन्नी किया हुआ होता है। एक नहीं, कई कई चाकू उनके मारे गए होते हैं, लेकिन गोली सिर्फ एक महिला के ही लगी होती है। और वो जो दूसरी गोली होती है, दूसरी गोली जो है वो किसके लगी है, यहाँ पर पुलिस बड़ी कशमकश में रहती है। उसके बाद वो उस खून की, जो वहाँ खून पड़ा होता है, उसकी डीएनए जांच करवाती है। तो डीएनए जांच में पता लगता है वो 3 लोगों का नहीं बल्कि 4 लोगों का खून है। तो यहाँ से पुलिस का जो शक है और ज़्यादा पक्का हो जाता है कि उन्हें जो इस हत्या को जो अंजाम देने वाला व्यक्ति है या जो भी है, उसके भी ये जो एक होल एक्स्ट्रा मिला है वो उसी के लगी है गोली। और उसके जहाँ भी गोली लगी है वो यहाँ से जब गया है, वो पैरों के जो निशान थे जो बाहर उसके मकान के आगे मिले थे, वो भी उसी शख्स के थे। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को और फिर आगे बढ़ाती है और कई वहाँ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो इमरजेंसी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर वो छानबीन करती है कि कोई शख्स ऐसा है जिसके गोली लग कर आई है, टांग में या कहीं भी गोली लगी है, और उसने यहाँ पर अपनी ड्रेसिंग कराई हो या इलाज कराया हो। वो वहाँ के सारे आसपास के छोटे मोटे हॉस्पिटल से लेके, छोटे क्लिनिक से लेके, और जो प्राइवेट, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर वो अपनी छानबीन स्टार्ट करते हैं। तो उनको पता चलता है वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति अभी नहीं आया जो कि जिसके यहाँ गोली लगी हो। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और वो नेहा देशपांडे के नंबर की जाँच करवाती है, उसकी सारी कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल में पता चलता है कि एक नंबर है जिस पर नेहा देशपांडे की सबसे ज़्यादा बार बार बात हो रखी है। उस नंबर को वो ट्रेसिंग पे लगाते हैं और ट्रेसिंग पे लगाकर उस नंबर के व्यक्ति को वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पता चलता है वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि वो नेहा वर्मा का नंबर है, जिस पर बार बार मेघा देशपांडे की बात हो रखी है। वो नेहा को ढूंढने के लिए पुलिस जगह जगह निकल जाती है, उसको नंबर को ट्रेसिंग पे लगाती है, और ट्रेसिंग पे लगाने के बाद वो उसकी लोकेशन पर पहुंच जाती है। तो पता चलता है कि वो नंबर एक एटीएम के अंदर दिखा रहा है। जैसे ही नेहा वर्मा एटीएम के अंदर घुसती है तो पुलिस वहां पर उसको अरेस्ट कर लेती है और उसको अपने पास अरेस्ट कर कर ले आती है। जब पुलिस नेहा वर्मा से पूछताछ करती है तो नेहा वर्मा पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है। इधर एक लड़के को पुलिस गिरफ्तार करती है जो झूठी एफआईआर के अंदर, एक झूठी एफआईआर करा के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहा होता है, कहीं शहर से बाहर। तो पुलिस उसको वहाँ पर अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि वो नेहा वर्मा का जो है बॉयफ्रेंड था, रोहित। रोहित को भी पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद दोनों को बिठाकर एक साथ उनसे पूछताछ की जाती है। वो वहाँ पर हड़बड़ा रहे होते हैं तो उनको अलग अलग जगह पर बिठाकर उनसे फिर पूछताछ की जाती है। तो वो जब दोनों की कहानियों में फ़र्क नज़र आता है तो पुलिस का जो है शक बढ़ जाता है और पुलिस उनसे फिर टाइट करके पूछताछ करती है। तो थोड़ी देर बाद वो सब कुछ सच सच बता देते हैं। नेहा वर्मा बताती है कि मेरी मुलाकात मेघा देशपांडे से जो एक मॉल के अंदर हुई थी, उसने काफ़ी ज्वेलरी पहन रखी थी और वो काफ़ी अमीर घर से नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे दोस्ती करी जाए। मैं जानबूझकर उससे टकराई और टकराने के बाद उसका कुछ सामान गिरा था, वो मैंने उसे उठा कर दिया। मैंने कहा सॉरी आंटी, और उसके बाद मैंने उससे दोस्ती करना चाही। मैं उसको बाहर गाड़ी तक भी छोड़ कर आई। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से नंबर आपस में शेयर कर लिए थे। उसके बाद मैं उससे लगभग 4-5 दिन रेगुलर बात करती रही कंटिन्यू, ताकि हमारी दोस्ती और बढ़ सके। हमारी आपस में दोस्ती हो गई। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड रोहित को बताया। मेरी एक आंटी से मुलाकात हुई है, वो काफ़ी अमीर हैं, उन्होंने काफ़ी सोने के जेवरात पहन रखे थे और वो 3 महिलाएं हैं, सिर्फ 3 लोग ही वो अपने एक घर में रहते हैं। उनके जो पति हैं वो दूसरे शहर में कहीं पर बैंक में मैनेजर हैं। रोहित से जब पूछताछ हुई, रोहित ने बताया कि मुझे नेहा ने जो है मतलब इस प्लानिंग के बारे में समझाया था और हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हम चाहते थे कि कोई लूट ऐसी करें ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे से कट सके। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और हमारे हालात जो सुधर नहीं पा रहे थे, इसलिए हम काफ़ी टाइम से कुछ प्लानिंग कर रहे थे
कि हम कोई लूट करें या कहीं से हमें रातों रात पैसा आ जाए जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। लेकिन जब नेहा ने मुझे ये बात बताई तो हमने उन्हें लूटने की फिर एक प्लानिंग रची, और उस प्लानिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास उनको मारने के लिए पिस्टन नहीं थी। फिर मुझे ध्यान आया, मेरा एक दोस्त है मनोज, उसके पास पिस्टन है। मैं उसके पास गया, मैंने उसे सारी प्लानिंग बताई और उससे कहा कि इस लूट में तुम भी हमारे हिस्सेदार होगे और इस लूट को अंजाम देने के लिए तुम्हारी पिस्टन की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें हमारे साथ भी रहना पड़ेगा। मनोज और नेहा और रोहित तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। उधर जब मेघा का जब कॉल आता है नेहा के पास, वो उसे घर बुलाती है उसको अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग कराने के लिए। तो जब नेहा उसकी कंपनी में ज्वाइनिंग कराने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक ज्वाइनिंग फॉर्म भरा जाता है। तो उस ज्वाइनिंग फॉर्म के अंदर जब वो नेहा भर रही थी तो उसने कहा कि मैं इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ हेल्प लेना चाहती हूँ, मेरे रिलेटिव हैं, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, वो मेरे इस फॉर्म को भरने में मदद करेंगे और अगर कहीं पर उनको कुछ गलत लगेगा वो मुझे बताएंगे, इसलिए मैं ये फॉर्म उन्हीं से भरवाना चाहूँगी। तो नेहा उन दोनों को मेघा के घर पर बुला लेती है और उनसे वो फॉर्म भरवाना स्टार्ट कर देती है। इतने में ही मनोज जो है वो अपनी पिस्टन निकालकर उनको डराता है और वो सीधा मेघा देश पांडे के ऊपर बिल्कुल पास से गोली चलाता है और गोली चलाते ही उसकी मौके पर मौत हो जाती है। इधर वो चिल्लाती भी, उसकी माँ बेटी आती हैं तो वो उन्हें भी गोली मारने के लिए जा रहा होता है, तो वो गोली जो है गलती से रोहित के पैर में लग जाती है और रोहित भी वहाँ घायल हो जाता है। उसके बाद वो उन दोनों को चाकुओं से रौंद देते हैं, चाकुओं से बुरी तरीके से छन्नी कर देते हैं। तीनों की मौके पर मौत हो जाती है और वहाँ से लगभग 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए कैश लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उसकी टांग में काफ़ी खून निकल रहा होता है रोहित की, और वो खून जो है वो दरवाजे के बाहर आ जाता है और कोई हॉस्पिटल जो है उसकी टांग का इलाज नहीं करता। इस वजह से वो एक झूठी FIR कराता है ताकि वो FIR, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई गोली लग जाती है तो वहाँ पर पुलिस की FIR कोई भी डॉक्टर ज़रूर मांगता है, उसके बिना वो उसका ट्रीटमेंट चालू नहीं करता। वही एक FIR थी जिस FIR के थ्रू रोहित और मनोज पकड़े जाते हैं। अब ये बात जब इंदौर के लोगों को पता चलती है कि मेघा देश पांडे के घर में जो हत्या हुई है उसके जो हत्यारे हैं वो पकड़े गए हैं, तो वो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हैं। और कोर्ट में जब उनकी सुनवाई होती है तो मनोज और रोहित को फांसी की सजा दे दी जाती है और नेहा देश पांडे जो है उसको 302 के केस में उम्र कैद की सजा दे दी जाती है, जो कि अभी वो इंदौर के एक जेल में बंद है और वहाँ पर वो लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम सिखा रही है। तो देखा दोस्तों, रातों रात अमीर होने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक गलत रास्ते को इख्तियार किया और एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और उसकी सज़ा आज वो जेल में भुगत रही है। और मनोज और रोहित तो वो तो इस दुनिया से ही अब चले गए हैं। अच्छी बात है बड़े सपने देखना, लेकिन बड़े सपने को साकार करने के लिए गलत रास्ते को चुन लेना एक जुर्म को दस्तक देता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ जुर्म की दुनिया में। जय हिंद।